फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को वी विल डिस्कस हियर। बिहार इकोनॉमी का ओवरव्यू आपको दिखेगा, फिर हम लोग चैप्टर वाइज चीजों को देखेंगे जैसे कि स्टेट का फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उसके बाद एंटरप्राइज सेक्टर, लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, पावर सेक्टर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, financial institutions, human development, child development, environment, climate change and disaster management। तो बहुत ही ब्रीफ में ये नोट्स बन गया है। इसमें कुछ डेटा मिलेंगे, सभी डेटा आपके काम के नहीं होंगे, कुछ समझने के लिए डेटा आपको दिया जाता है, लेकिन आपको क्या एग्जामिनेशन में जानना है मैं आपको ये बता देता हूं। प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों को हमने ध्यान में रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ चीजें अगर नहीं क्लियर होती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले बिहार इकोनॉमी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में आप जानते हैं बजट के पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें क्या प्रेजेंट करते हैं फिनांस मिनिस्टर, तो इसमें बेसिकली कि हमारी इकोनॉमी कैसी रही है अब तक बजट में, जैसे हम लोग आगे का फीचर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जीएसडीपी को, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे आपने जीडीपी का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई किसी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में, यानी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। इंटरमीडिएट की बात नहीं करेंगे। जैसे कि अगर बिस्किट है तो बिस्किट बनाने में आटा लगा, चीनी लगा, तो आटा और चीनी का दाम नहीं जोड़ेंगे, सीधे हम बिस्किट का दाम जोड़ेंगे। तो जब हम स्टेट जैसे बिहार की बात कर रहे हैं तो हम उसको जीएसडीपी कहते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे दो चीजें हम नॉर्मली, बार बार ये टर्म आएगा। जब हम करंट प्राइस पे कहेंगे तो इसका मतलब है कि आज की मूल्य के अनुसार आज जो फाइनल कीमत है किसी गुड्स और सर्विसेज का, तो उसमें बिहार में टोटल कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, और जब उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे तो वो हमें मिल जाता है कांस्टेंट प्राइस पे। यानी कि जब बेस ईयर का जो प्राइस होता है उस समय से हम अब तक निकालेंगे तो एक हमें गैप मिलेगा, उस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशन गैप। तो इसी इन्फ्लेशन गैप को हम घटा देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं अपने कांस्टेंट प्राइस पे। यानी जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन अगर पॉजिटिव इन्फ्लेशन है, महंगाई है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा जो करंट प्राइस होगा वो ज्यादा होगा और कांस्टेंट प्राइस हमेशा कम दिखेगा जब ये इन्फ्लेशन गैप आपको दिखेगा, तो अनलेस कि ये डिफ्लेशन गैप नहीं हो। तो आप देखिए कांस्टेंट प्राइस पे बिहार में टोटल जो, मतलब पहले हम करंट प्राइस पे देख लेते हैं। करंट प्राइस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो 9,92,000 करोड़ है। ग्रोथ रेट करंट प्राइस पे दर्ज किया गया है 13.1%। ठीक है, नेशनल लेवल से ज्यादा है क्योंकि भारत का ग्रोथ रेट है करंट प्राइस पे 9.8%। नाउ अब आइए कांस्टेंट प्राइस पे, जिसमें कि हमने इन्फ्लेशन को भी अकाउंट किया है, एडजस्ट कर दिया है, इन्फ्लेशन से घटा दिया है। जैसे आप यहां देखिए 13.1% करंट पे था, 8.6 हमने यहाँ जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है इसको घटा दिया है, तो 4.5% का हमें मिला है इन्फ्लेशन ग्रोथ। तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है 5.31 लाख, और ग्रोथ कितना है 8.6%। बेसिकली आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आगे भी वही है। नाउ एनएसडीपी, एनएसडीपी में हम बेसिकली वियर एंड टीयर आउट को हम जो है ये कर देते, घटा देते हैं। तो हमेशा जो ग्रॉस से जब नेट निकालेंगे ना, तो जब वियर एंड टीयर आउट को घटा देंगे तो ये कम ही मिलता है, उससे कम मिलता है। तो एनएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे है 4,71,000 करोड़, और करंट प्राइस पे ऑफ कोर्स ज्यादा होगा 8,99,000 करोड़। ध्यान रखिएगा, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो सिर्फ एक ही स्टेट है जो आगे है, वो है तमिलनाडु बिहार से। यानी ग्रोथ रेट के मामले में बिहार दूसरे नंबर पे है राज्यों में। नाउ आप यहाँ इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से, सॉरी, इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये बिहार का ग्रोथ रेट है। ये पहले नीचे था इंडिया से, फिर ये आगे हुआ, और हमेशा इंडिया से आप देखिए अभी ये 3-4 सालों से आप देखेंगे तो आगे ही है। तो ये ट्रेंड भी कई बार पूछा जा सकता है। तो बिहार का 13.1 है और अभी 9.8 इंडिया का है। नाउ हम सेक्टर वाइज अगर ग्रोथ की बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र है जैसे कृषि और एलाइड सेक्टर है, तो कांस्टेंट अगर रेट प्राइस पे हम बात करें तो 4.1 है और करंट प्राइस पे 9.6 है।
सेकेंडरी सेक्टर जो है सुपर स्टार रहा है इस बार। सुपर स्टार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट पे भी सोचिए 11.1% है और करंट पे तो 15.5% का ग्रोथ है, और टर्शियरी पे कांस्टेंट में 8.9 है और 13.5 करंट में है। यानी कि अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें करंट प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसमें दर्ज किया गया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में दर्ज किया गया। उसके बाद किस में किया गया, तो आप देख सकते हैं प्राइमरी में किया गया। उसके बाद किस में किया गया, टर्शियरी। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको डेटा डायरेक्ट ना पूछा जाए, बट ये सवाल आपसे पूछा जाए। नाउ सेक्टर वाइज आप ग्रोथ, सेक्टर वाइज जैसे आप यहां पे देख लीजिए, जीएसवी का सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है। प्राइमरी सेक्टर में 18, सेकेंडरी में 27 और टर्शियरी में 55 है। तो प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन किया है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर दोनों में इंक्रीज दर्ज किया गया है। यानी कि एक शिफ्ट दिख रहा है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ, और जो सर्विस सेक्टर है वो अभी भी डोमिनेंट है। न पर कैपिटा अगर जीएसडीपी बिहार में देखें तो आप करंट प्राइस पे देखेंगे तो ऑफकोर्स ज्यादा मिलेगा, 76,490, और कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 40,973 मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 76,490 और 40,973। ये प्रति व्यक्ति इसको आप आय मान सकते हैं। देखिए भारत से कितना कम है, भारत में करंट प्राइस पे है 2,05,000 और कांस्टेंट प्राइस पे है 1.147 लाख, यानी 1 लाख करीब 14,000 15,000 आप मान सकते हैं। करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है 11.5% का, और कांस्टेंट प्राइस पे बिहार का ग्रोथ रेट है 7.1% का। नाउ अब थोड़ा अमीर जो जिले हैं और गरीब जिले हैं बिहार में उनको देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में। तो सबसे ज्यादा अगर आय, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेमी फिगर दिया हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा है प्रति व्यक्ति पटना में, 1 नंबर पे है, 1,31,332 है। 2 नंबर पे है बेगूसराय और 3 नंबर पे है मुंगेर। तो इसको याद करने का पीबीएम का मैंने फॉर्मूला बना दिया है, फिजिक्स मैथ्स, सॉरी फिजिक्स बायोलॉजी और मैथ्स। पी से पटना है तो फिजिक्स, बी से बायोलॉजी बेगूसराय और एम से मैथ्स यानी मुंगेर। थोड़ा सा कभी मतलब इस तरह के साइंस के 3 सब्जेक्ट्स आ गए तो इस तरह बहुत सारे जिले एटलीस्ट इलिमिनेट हो जाएंगे। मान लो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो उस समय ये काम कर जाएगा। और तीनों नीचे का कोड हमने बनाया है सास, जो सासू माँ होती हैं वो याद रखना है। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। अब बोलोगे कि क्या ऐसा कोई और जिला नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। ये एक तरीका है, सिर्फ आप नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नाउ आगे हम देखते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो 3.5% जीएसडीपी का है। इसका मतलब क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का? इसका सिंपल मतलब आप समझिए कि कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है। कंजम्पशन इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में लगभग 2 गुना हो गया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ पेट्रोल की खपत देख लीजिए, इसमें केवल पहला भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, आप दूसरा तीसरा चाहें तो यहां से देख सकते हैं। तो जैसे पेट्रोल का खपत है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा। ओके, तो पटना 1 पे है, लखीसराय नीचे से 1 पे है। डीजल के कंजम्पशन में अगेन पटना 1 पे है। ऐसे याद रखिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कहाँ खपत होगा, राजधानी है पटना तो पटना में ही हो जाएगा ना। यहाँ पे तीनों चेंज है सबसे कम में, जैसे पेट्रोल में सबसे कम लखीसराय, डीजल में सबसे कम शिवहर और एलपीजी में सबसे कम अररिया। तो कुछ कोड ऐसे बना सकते हैं कि एल से एलपीजी शुरू हो रहा है, ए से ये, तो आप इसको लैटिन अमेरिका कर दीजिए। ठीक है, डी और एस को आप मिला सकते हैं तो आप इसको डीएस कर सकते हैं, माय नेम। ओके, आप पेट्रोल को पी और एल तो एल पी ऐसे कुछ बना सकते हैं, एलपी ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है आप जानते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना लीजिए। ये आपको याद करने में थोड़ा इजी कर देता है चीजों को। नाउ ये फिगर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां हम 2 चीज देखेंगे, एक देखेंगे कि वैल्यू एडेड देखेंगे, ग्रॉस जो वैल्यू एडेड होता है स्टेट का, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट में कितना योगदान है। यहां पे आप देखिए हम लोग 2023-24 का ही केवल याद रखेंगे, 2019-20 का हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहां फिगर बिहार का दिया है और यहां फिगर इंडिया का दिया है, 2023-24 दोनों का ही है। तो बिहार में आप एम्प्लॉयमेंट का
यहाँ बात किया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की हम केवल बात करते हैं, तो बिहार में आप एम्प्लॉयमेंट देखिए 54%, 54% लोग कहाँ हैं? प्राइमरी सेक्टर में, यानी आधे से ज्यादा लोग कृषि में हैं। दूसरे नंबर पे हैं सेकेंडरी सेक्टर में 24% और तीसरे नंबर पे है टर्शियरी सेक्टर 22%। और यही कारण है ना कि जॉबलेस ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि अब देखिए टर्शियरी सेक्टर में मात्र अगर 22% लोग काम करेंगे और हमने देखा कि मोर देन 50% अगर इसका जो मतलब जीएसबी आएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि जॉबलेस ग्रोथ होगी। वही इंडिया में आप देखिए प्राइमरी सेक्टर में अभी भी सबसे ज्यादा इंडिया के स्तर पे भी 46% जो है वो कृषि में ही है। दूसरे नंबर पे यहाँ टर्शियरी सेक्टर और तीसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर है। यानी कि बिहार में जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एकदम लाइन से है, लेकिन इंडिया के केस में यहाँ प्राइमरी बना हुआ है, बस टर्शियरी 2 पे आ गया है और सेकेंडरी 3 पे चला गया है। तो बिहार का याद करना तो आसान है, पीएसटी, और इसका मतलब एकदम लाइन से है, और इसका पीटीएस। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगर जीएसवीए की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में 19.1%, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9.7% और कंस्ट्रक्शन जो है वो 14%। इसी तरीके से आप देखिए कि इंडस्ट्रियल शेयर राइज कर रहा है, कंस्ट्रक्शन डोमिनेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है। और टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं तो 54.7% है। तो हमने एक तरफ यहाँ एम्प्लॉयमेंट देख लिया और यहाँ जीवीए में योगदान देख लिया कि कितना आउटपुट वो कर रहा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये मेंस में भी ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नाउ की टेकअवेज हमारे पास क्या है कि अभी भी बिहार में अगर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में हैं, इस डेटा से हमें ये मिला। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयर है, आप देखते हैं लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, बट सेकेंडरी सेक्टर का ही दूसरा पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, ये धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है। आपको मेक इन इंडिया याद होगा ना। अभी भी लेकिन इकोनॉमिक आउटपुट की बात करें तो सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जो वर्कर्स को एब्जॉर्व करने की बात है वो यहाँ पे नहीं है। और इसीलिए 90s में ये जो टर्म फेमस हुआ जॉबलेस ग्रोथ, एलपीजी जब आया तो उसके बाद तो ये उसको ही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। नाउ महंगाई भी हम थोड़ा देख ही लेते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे कंबाइंड सीपीआई तो 1.4% है। बिहार में कंबाइंड सीपी तो माइनस में है और ये डिक्लाइन किया है, -0.5%। रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में 0.08 है और शहरी क्षेत्रों में कुछ याद नहीं करना है, इसमें माइनस है और इसमें माइनस नहीं है, बस 0.8 दोनों को याद रखना है। नाउ हमारा दूसरा चैप्टर है स्टेट का फाइनेंस। देखिए राज्य का जो एक्सपेंडिचर है ना उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और ये 2,82,000 करोड़ पहुंच गया है। अब पहले कितना था अगर उतना याद करने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े और आउटपुट उतना निकले नहीं, तो वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी हाल हो जाएगी। तो हमें वही याद करना है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें देखें तो 22.3% है और कैपेक्स इसको शॉर्ट में कहते हैं ये बढ़ा है। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए पुल पुलिया का निर्माण हो गया, हॉस्पिटल बन गया, एक ड्यूरेबल एसेट हम क्रिएट कर देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में घटा है 77.7, याद ही रखना है 777 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो घटा है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटता है तो ये इकोनॉमी के लिए कैसा साइन है? इकोनॉमी के लिए अच्छी साइन है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, इन सब चीजों पे कहाँ ही आप कुछ ग्रोथ कर पाएंगे। क्या हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े नहीं क्रिएट कर पाएंगे। नाउ रेवेन्यू रिसीट 2,18,000 करोड़ और ये बढ़ा है, अच्छी बात है ये। आप देखेंगे तो जो टैक्स रिसीट है ना वो 84% हो गया है और बढ़ा है ये, लेकिन नॉन टैक्स 2% हो गया है जो घट गया है। ग्रांट्स इन एड भी घटकर 14% हो गया है। अब कितना से कितना हो गया है आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बट मेरा समझ है कि इतने से आपका काम चल जाएगा। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर हम कंपोजिशन देखें कि कहां खर्च हो रहा है तो सामाजिक सेवा पे 46%, आर्थिक सेवाओं पे 22% और जो जनरल सेवाएं हैं उनमें 32%। अगर हम जो स्कीम चलाती है सरकार उस पे देखें कि खर्चा क्या बढ़ा है या घटा है, पहली चीज तो बढ़ा है, कितना हो गया है 39.9%। और इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर पे घटा है 60.1% हो गया है।
कमिटेड एक्सपेंडिचर जैसे वही सैलरी पेंशन, जिसको कि मतलब एकदम आप कम नहीं कर सकते हैं। नाउ डेवलपमेंट, अगर विकास पे खर्च की बात करें तो लगभग टोटल खर्च का 2/3 है, यानी 67.4% जो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। सेंटर से ग्रांट्स इन एड करीब 29,000 करोड़ का है। पब्लिक डेट कितना है? कई लोग डेप्ट पढ़ते हैं, डेप्ट नहीं होता है, डेट पढ़ते हैं इसको। तो इसमें आउटस्टैंडिंग डेट है 3.74 लाख करोड़ का, यानी 37.7% ऑफ जीएसडीपी। पब्लिक डेट में शेयर है 84.6%, मतलब पब्लिक डेट का शेयर है टोटल आउटस्टैंडिंग डेट का, यानी कि 84.6। इंटरनल डेट है जिसमें 83.8 और सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन है 16.2। ये डेटा याद रखना पड़ेगा। ये डेटा से आप जब याद करेंगे ना तो आप धीरे धीरे आपका एक होराइजन जो अंडरस्टैंडिंग का है वो ब्रॉड होगा और आप समझ पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी एक्चुअल में कैसे चल रही है। नाउ एग्रीकल्चर एंड एलाइड देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग 23.1% अपने जीएसबीए का कंट्रीब्यूट करता है। क्रॉप 11.5 है, लाइव स्टॉक का 8.1% है। नेट सोन एरिया में इंक्रीज दर्ज किया गया है 1.8% का, और ग्रॉस सोन एरिया में 4.7% का इंक्रीज दर्ज किया गया है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 1.52% है और इसमें इंक्रीज दर्ज किया गया है। फार्मर्स की भी कई कैटेगरी है, जैसे मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ऐसे 91% टोटल फार्मर्स हैं और लैंड का 57.7% इनके पास है। स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक भूमि है, 5.7% किसान इसमें आते हैं और 18.2% लैंड होल्डिंग इस कैटेगरी में है। बड़े किसान 3.3% ही फार्मर्स है जो बड़े किसान हैं और इनके पास 24.1%, मतलब सोचिए ये क्या दिखाता है? लैंड होल्डिंग का इनइक्वालिटी तो ही है कि 3.3% ऑफ द पीपल आर होल्डिंग 24.1% ऑफ द लैंड होल्डिंग। नाउ टोटल अगर हम अनाज की बात करें तो टोटल अनाज में जो राइस है यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, और मेज यानी मक्का 99.9% तो यही हो जाता है। यानी सोचिए कि 0.1% ही है जो और कुछ है। राइस 40% करीब, व्हीट 32% और मेज 27। देखिए याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखिए, पूरा याद नहीं रख पाएंगे आप, राइट? तो इतना परसेंट इनका शेयर है। ग्रोथ देखें तो इसमें भी वही कीजिए कि राइस में 4%, व्हीट में 7% और मेज में 12%। यानी सबसे ज्यादा इसमें अगर ग्रोथ देखेंगे तो मेज का है, उसके बाद व्हीट का है और उसके बाद राइस का है। लेकिन शेयर की अगर हम बात करें तो इसके उल्टा है, राइस का सबसे ज्यादा है, फिर व्हीट का है और फिर मेज का है, राइट? तो पैटर्न देखिए, आप यूपीएससी का भी देखेंगे ना तो ट्रेंड पे बहुत फोकस करता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो कैसे रहा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे रहा है, पिछले 10 सालों में घटा है, बढ़ा है। और कई बार स्टेट गवर्नमेंट में फिस्कल डेफिसिट डायरेक्ट पूछ लेता है, या पर कैपिटा इनकम को आप बीपीएससी में देखेंगे तो पूछ देता है कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आप सजाइए। नाउ डिस्ट्रिक्ट वाइज हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। चावल उत्पादन और गेहूं उत्पादन, इन दोनों में सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा ओवरऑल उत्पादन और उत्पादकता, यानी कितने एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, इन दोनों में आप पहले तो रोहतास को याद कर लीजिए कि टॉप कर रहा है। बट एक एक्सेप्शन है कि व्हीट की प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय है, बाकी सब में आप रोहतास को याद कर लीजिए, ठीक है? और जहां तक मक्का का सवाल है तो 50% से ज्यादा, यानी 50.6%। आप इधर चले जाइए ईस्टर्न बिहार में पूरा पूर्णिया, कर, अररिया और कटिहार, और फिर यहाँ आपको मिडिल या कह सकते हैं या सेंट्रल बिहार के बेगूसराय और समस्तीपुर, ये दोनों पटना से इनका बॉर्डर लगता है। तो और ये खुद आपस में सटे हुए हैं। तो ये जो है मतलब 5 जो जिले हैं ये 50% से ज्यादा मक्का यहीं पे उग जाता है ना। हॉर्टिकल्चर में देखिए तो लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन तो बिहार में ही है। मखाना 85% उत्पादन बिहार में है। आप खुद देखिए मशरूम का लीडिंग प्रोड्यूसर है बिहार। और ये 3 तो एकदम जरूर याद रखिए। नाउ ये डेटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। नेशनल मखाना बोर्ड सितंबर 2025 में 50% की सब्सिडी दी जा रही है फ्रूट डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत। फ्रूट, मैंगो, बनाना, ड्रैगन, कोकोनट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सभी 38 जिलों में। ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर स्कीम 17
उन जिलों में शुरू किया जा रहा है जो साउथ बिहार के हैं, जहां पे उतनी पानी नहीं है। 50% असिस्टेंस भी मिल रहा है। प्रति एकड़ 2 लाख रुपए का सब्सिडी मिल रहा है स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के लिए, तथा प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 85% सब्सिडी। ऑनियन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ताकि कटाई के बाद जो फसल का नुकसान हो जाता है या किसानों को तुरंत बेचना पड़ता है वो न करना पड़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर ड्रॉप पे ज्यादा क्रॉप हम उगाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें 80% असिस्टेंस दिया जा रहा है जो छोटे किसान हैं और मार्जिनल फार्मर्स हैं, और 70% दिया जा रहा है अदर फार्मर्स को। मगही पान, आपको पता है इसको GI टैग मिला हुआ है। तो पान डेवलपमेंट स्कीम है नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली के लिए। मशरूम डेवलपमेंट पे 90% सब्सिडी मिल रहा है मशरूम के किट्स पे, और 50% सब्सिडी जैसे उसके थ्रस्ट यूनिट्स है या टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, एटसेट्रा। अच्छा, हनी के प्रोडक्शन में शहद में बिहार का चौथा स्थान है। 12.3% हम हनी का प्रोडक्शन करते हैं। अगर कोई SC ST किसान है तो 90% सब्सिडी, और अन्य किसानों को 75% सब्सिडी हनी प्रोडक्शन पे मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है नालंदा के चंडी में और वैशाली के देसारी में। नाउ, ये डेटा कितना परसेंट का रेज किया आप मेंस में यूज कर सकते हैं, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना याद रखिएगा कि मिल्क हो, एग हो, फिश हो, ये तीनों ही प्रोटीन के बहुत अच्छे साधन हैं, और इन तीनों के प्रोडक्शन में इंक्रीज दर्ज किया गया है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए समग्र गव्य विकास योजना है जिसमें डेयरी यूनिट्स को प्रमोट किया जा रहा है, और देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना। देसी गौपालन से नाम ही है कि इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउ। नाउ, मछली उत्पादन के लिए आप देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम्स है, इनका नाम याद रख लीजिए बस। जैसे मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, आप चौर एरिया देखते होंगे, पानी लगा रहता है इसमें, आपके भी गांव में चौर जरूर होगा। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना, बेसिकली जो फिश फार्मर्स है उनको इनपुट दे दिया जाए ताकि वो तालाब में अपना मछली को जो है बढ़ावा दें। नाउ, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन प्लेट्यू एरियाज में। प्लेट्यू एरिया कहाँ मिलेगा? नॉर्थ बिहार में तो मिलेगा नहीं, साउथ बिहार में। रिनोवेशन, किसी का मान लीजिए कि प्राइवेट जो पॉन्ड है, तो सरकार कोशिश कर रहा है कि वो अपना फिश प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए तो उसको रिनोवेट कर सके पॉन्ड को। जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना अगेन इसी से है। तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम है इनलैंड फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए गंगा में 22 जिलों में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिशरीज ट्रेनिंग स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट और ICAR इंस्टीट्यूशन द्वारा। फिश प्रोडक्शन 960,000 टन 2024-25 में हुआ, और 9.9, बस ऐसे 99 याद रखेंगे, इतना परसेंट का ग्रोथ रेट फिशरीज में दर्ज किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। नाउ, इंडिया का पहला स्टेट बन गया है बिहार जिसने सीड्स को होम डिलीवरी किया है। आपको घर तक सीड को पहुंचाया जा रहा है। मैकेनाइजेशन पे फोकस है, 40 से 80% सब्सिडी मिल रहा है। सब मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर में, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, और KCC होल्डर्स की संख्या जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो बढ़ गई है। ना पावर अगर देख लें तो एग्रीकल्चर में पावर यूज बढ़ा है, 5.3% पहले था, उससे 14.9% हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो मिलता था किसान मतलब एग्रीकल्चर पे, वो डबल हो गया है। इरिगेशन देख लें, टोटल इरिगेटेड लैंड इंक्रीज किया है 7.4%। इरिगेशन पे जो आउटले है वो इंक्रीज हुआ है 63.1%। कहाँ से हम इरिगेशन करते हैं तो ग्राउंड वाटर जैसे कि ट्यूबवेल्स और वेल्स 65%, और कैनाल्स 29.5%। 7 निश्चित 2 में हर खेत तक सिंचाई का पानी एक स्कीम था, बाकी ये डेटा है, आप मेंस में यूज कर सकते हैं। जैविक ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम्स, आपको पता है कि 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। 12 तो गंगा वाले हैं, और एक मुख्यमंत्री जी का जो जिला है नालंदा। नालंदा का हेडक्वार्टर आप बताइए कहाँ पे है? बिहार शरीफ। नाउ, डीजल सब्सिडी, डिजास्टर अगर आ गया तो उस पर कॉम्पनसेशन देना, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को 30 जिलों में प्रमोट करना, CRA 2। नाउ, एंटरप्राइज देख लेते हैं। इस पे ग्रोथ 8.6% का प्रोजेक्ट किया गया है। लेबर प्रोडक्टिविटी प्रति वर्कर 10 लाख, 93.5% ये नेशनल एवरेज का है। और ये सब डेटा जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कोट दिस डेटा अप्रोप्रिएटली फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। इसमें भी आप लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल में देखेंगे
तो 61.2% मेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और ये आप एक बार डेटा पे नज़र डाल लीजिएगा कि ये है रूरल क्षेत्रों में, अर्बन क्षेत्रों में और ऑल। जैसे कि आप जरूर डीआई बनाते होंगे, तो डीआई में इस डेटा को देख लेंगे कि रूरल में फीमेल का उतना नहीं पूछता है, या कई बार मेल फीमेल को कंपैरिजन करके जैसे 71 बीपीएससी में पूछा, तो आप उसको देख सकते हैं कि मेल मेल फीमेल ऑल, इसी तरीके से मेल फीमेल ऑल, मेल फीमेल ऑल दिया है। यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ बिहार का दिया है और यहाँ इंडिया का दिया है। जैसे आप देख लीजिए, बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 54.3, वुमेन का है 32। अर्बन एरियाज में अगर हम देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 43.4, वुमेन 16.7। अगेन बिहार में हम ओवरऑल अगर देखें तो 53.2 एलएफपीआर है और वुमेन का 30.5 है। वही इंडिया का आप देखेंगे तो 60.1 और 41.7 है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे बिहार का, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 51.6 है, इंडिया का 58.2 है। बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है और इंडिया का 3.2 है, यानी बिहार में ही अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो हमने ये ओवरऑल, आप यहाँ से डेटा इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये चीजें आपको उतनी काम की है नहीं। इस डेटा पे अगर अगेन आप नजर डाल लीजिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को दिया गया है। ये मेल है, ये फीमेल है, ये ओवरऑल है, ठीक है। और यहाँ पे बिहार का डेटा है, यहाँ पे इंडिया का डेटा है, बिहार इंडिया, बिहार इंडिया। तो आप इस पे एक बार नजर डाल लीजिएगा। लेबर फोर्स सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। नाउ पासपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा सिवान, गोपालगंज और पटना से, इन 3 जिलों को मिला दे तो 31% टोटल जो बिहार में पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो इन्हीं 3 जिलों से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आए, रोड और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऐसा किया गया कि 4 घंटे में कहीं से भी बिहार में पटना पहुंचा जा सके। रोड ट्रांसपोर्ट 13.4% एनुअली ग्रो किया है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हम 5वें नंबर पे हैं और नॉन ट्रांसपोर्ट में 7वें पे हैं। पूरी जो इंडिया में रोड है उसका 5.5% बिहार में है। इंडिया के पूरे एनएच का 4.2% बिहार में है। टोटल बिहार में एनएच की लंबाई है 6,389 किलोमीटर और ये 57 एनएच से होकर गुजरता है। एनएच 27, जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट है बिहार में, 483 किलोमीटर। पश्चिम में गोपालगंज से पूरब में किशनगंज तक। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम 882 पुलों का निर्माण कर चुका है पिछले डिकेड में। एयर कनेक्टिविटी देखें तो एयर सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है 15 गुना बढ़ा है 2011-12 से 24-25 में। 4 एयरपोर्ट्स अभी ऑपरेशनल है, पटना में, गया में, दरभंगा में और पूर्णिया में। जैसे गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दरभंगा को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। 13 एडिशनल जो एयरपोर्ट्स हैं वो अपने वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, जिसमें एक सारण में भी है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट देख लें तो जीवीए इसका ग्रो हुआ है 13.4%। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है जिसमें इंटर मॉडल टर्मिनल कालू घाट पे सारण का। प्रोपोज्ड अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है पटना में। ई गवर्नेंस पे बिहार ने बहुत काम किया है। आज हर परिवार में 2 ऐसे सदस्य हैं जिनके पास मोबाइल फोन है और उसमें से एक सदस्य के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। आज सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है। बिहार एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, नवंबर 2025 में आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया। सीसीटीएनएस आप जब सभी जानते हैं, क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स को ट्रैकिंग नेटवर्क का एक सिस्टम है। बिहार ने 87.99% एनसीआरबी के सीसीटीएनएस प्रोग्रेस पे अपना मतलब दर्ज किया प्रोग्रेस को। डायल 112 आप जानते हैं इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है जिसमें पुलिस, मेडिकल, फायर इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है। सीईआरटीएन मतलब इसमें बेसिकली साइबर क्राइम के केसेस से रिलेटेड है। साइबर प्रहार एक स्पेशल कैंपेन है जो साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा चलाया जाता है एसपी साइबर के अंतर्गत, ताकि साइबर क्राइम को टैकल किया जा सके। ई कोर्ट, इसमें ग्राम कचहरी को डिजिटाइज किया गया है ताकि छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को जल्दी उसका समाधान हो। भू समाधान पोर्टल, भू यानी भूमि और समाधान यानी उसका मतलब सॉल्व कर देना, तो लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए भू समाधान पोर्टल है। CFMS 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसमें बजट और फिनांस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है।
पीएफएमएस को आरबीआई का जो ई कुबेर है उससे इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि जस्ट इन टाइम बिल प्रोसेसिंग मतलब आसानी से किया जा सके। नाउ पावर सेक्टर देखें तो प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है, जहां 2011-12 में 134 किलोवाट आवर था, 2024-25 में 374 किलोवाट आवर हो गया है। जो AT&C लॉसेस है जैसे कि ट्रांसमिशन का लॉस, तो वो घटकर मात्र 15.54% रह गया है। पावर डिमांड डोमेस्टिक में 47.78% है, एग्रीकल्चर में करीब 16, इंडस्ट्री कॉमर्स और अदर में करीब 35। ना पावर जनरेशन टोटल जो कमीशन कैपेसिटी है वो करीब 11,000 मेगावाट है। थर्मल करीब 7700 मेगावाट जो मेन सोर्स है, उसके बाद सोलर है 1900 मेगावाट, हाइड्रो 1300 मेगावाट, विंड 699 मेगावाट, बगीज एंड बायोमास 44 मेगावाट। तो थर्मल डोमिनेंट है इसमें। नाउ ग्रामीण विकास देख लेते हैं। जॉब कार्ड इशू होने में 4.8% का ग्रोथ हुआ है। एससी हाउस होल्ड सोचिए 19.9, 20% जो एससी परिवार हैं, मतलब जो शेयर है इसमें टोटल, उसमें 20% शेयर एससी हाउस होल्ड का है। लैंड एलोकेशन जो है अगर देखें तो एक स्कीम है अभियान बसेरा 2, इसमें जिनके पास जमीन नहीं है तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उनको जमीन देने का काम करता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लिख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। एक्सपेंडिचर ग्रोथ हुआ है 15.9% का पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। अगला है शहरी विकास, इसमें बेसिकली स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो 20 जिलों में, नाला निर्माण, विद्युत सौदाह गृह योजना 41 सिटीज के लिए अप्रूव हुआ है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अमृत के तहत पाइप्ड टैप्ड वाटर है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वाटर सप्लाई के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको पता ही है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये डेटा आप मेंस में यूज कर सकते हैं। बाकी पटना मेट्रो रेल का फेज 1 की अगर हम बात करें तो अप्रूव बजट है 13,365 करोड़। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर और नॉर्थ साउथ दोनों में पूर है। नॉर्थ साउथ पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल 32 किलोमीटर का है, जिसमें एलिवेटेड 13.91 किलोमीटर है और अंडरग्राउंड 18.59 किलोमीटर है। प्रोपोज्ड स्टेशन 24 है। नाउ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखें तो रूरल एरियाज में, गाँव में जो बैंक का ब्रांच है ना वो कम हो गया है, 45% हो गया है, और सेमी अर्बन एरिया में बढ़ा है और अर्बन एरिया में बढ़ा है। क्रेडिट जीएसडीपी रेशियो बढ़ा है 37.9 हो गया है। और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होती हैं बैंक की, जैसे बैंक पैसा दिया, अब 3 महीने तक कोई आदमी ना ब्याज लौटा रहा है ना ही उसका जो गांव में मूर्ख कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो लौटा रहा है, तो ये डिक्लाइन हुआ है बहुत तेजी से और 7.6% पहुंच गया है। वही कॉमर्शियल बैंक का 6% है, आरआरबीज का अभी भी 21.4% है। ना मानव विकास देख लें, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है स्टेडीली पिछले 19 सालों में लगातार हुआ है, और पर कैपिटा जो सोशल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो 9 गुना बढ़ा है। हेल्थ पे स्पेंडिंग 14.8 गुना, एजुकेशन पे 13.2 गुना। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.9 है मेल के लिए और 69.7 है फीमेल के लिए। आईएमआर यानी जो बच्चे एक साल के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती है 1,000 की पॉपुलेशन पे, तो वो कम हुआ है, जो कि अच्छी स्थिति है। 35 था 2016 में 17 में, जो 23 हो गया 2023 में। 2023 और 23 ऐसे याद रखेंगे। आउट पेशेंट विजिट ऑफ कोर्स बढ़ा है, 388 हो गया है प्रतिदिन। एमएमआर की जैसे 1 लाख में जो माताएं जन्म देती हैं, तो 1 लाख की आबादी में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है जन्म देने के समय, तो वो कम हुआ है। 2004-06 के आसपास ये मतलब 312 था, अब 104 हो गया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि जैसे कोई माता है वो घर पे मतलब बच्चे को जन्म देती है, और एक है कि अस्पताल में जन्म देती है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जननी सुरक्षा योजना में था, तो ये भी बढ़ा है जो कि अच्छी स्थिति है। एजुकेशन में देखें तो SC ST स्टूडेंट इनरोलमेंट बढ़ा है, जेंडर गैप कम हुआ है, तो ये दोनों ही अच्छी स्थिति है। सेकेंडरी लेवल जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हुआ है 13.56%, ये भी अच्छी स्थिति है। और डिक्लाइन ज्यादा हुआ है गर्ल्स के लिए, तो ये भी गुड साइन है। नाउ वुमेन सेफ्टी देखेंगे तो पिंक बस इनिशिएटिव है, जिसमें 100 CNG पर चलने वाली केवल इसमें महिलाएं बैठेंगी इस बस में, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और गया में। नाउ चाइल्ड जो बजट है वो लगातार बढ़ रहा है, 2013-14 से देखेंगे तो हर साल बढ़ा है, और एक्सपेंडिचर बच्चों पे 17.5% इसमें ग्रोथ हुआ है। प्रति जो चाइल्ड पर कैपिटा चाइल्ड स्पेंडिंग है वो 2.7 टाइम्स बढ़ा है।
कंस्ट्रक्शन प्लेग्राउंड बन रहा है, आपको पता है सभी 8,053 ग्राम पंचायत में मनरेगा स्कीम के तहत। लास्ट है अपना इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ग्रीन बजटिंग इंक्रीज हुआ है इस पे। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो 9,214 स्क्वायर किलोमीटर था, वो 9,903 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, यानी 689 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ है। टोटल फॉरेस्ट एरिया 7,532 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें कि वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत घना वन 387 है। जल जीवन हरियाली के तहत 246 नर्सरी है, इसमें 10 करोड़ प्लांट हर साल मतलब इसमें प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पोल्यूशन पे देखेंगे तो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहा है। 35 इसने CAAQMS यानी कॉन्टिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया है 23 जिलों में। वाटर मॉनिटरिंग गंगा पे 34 लोकेशंस पे हो रहा है और इसकी ट्रिब्यूटरीज और पॉन्ड्स के 70 जगहों पे। डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एलोकेशन पे 1530 करोड़ रुपए का है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ड्रॉट, फायर, इनको कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज को डील किया है और उम्मीद है कि आप इसको 2 से 3 बार सुन लीजिए, उसके बाद आपको चीजें नहीं बचेंगी। और PDF हम आपको शेयर कर देते हैं, आप उससे पढ़ लीजिए। धन्यवाद।